नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं जीएस वर्ल्ड का यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया? विकल्प है 5, 6, 7 और 8। इसका सही जवाब होगा 7। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, 1939, और अंत 45 तक हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी गई थी? जेबी कृपलानी, पिंगली वैद्य या भूलाभाई देसाई, पट्टाभी सीतारमैया। तो इसमें सही जवाब होगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी गई थी। इन्होंने 1939 में 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता का चुनाव लड़ा था, जिसमें इनकी हार हुई थी। इस पर गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। और इस स्टेटमेंट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लेबर ये दिया है और ये नाम दिया है, ये पार्टी का नाम है और ये संस्थापकों का नाम है। तो लेबर स्वराज पार्टी, गांधी वर्सेस लेनिन, लेबर किसान पार्टी, किसान कीर्ति किसान पार्टी। इसमें गांधी वर्सेस लेनिन ये किसी बुक का नाम है। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है ये बताना है। तो ये गांधी वर्सेस लेनिन ये लिखा गया है S.A. डांगे के द्वारा। ठीक है, S.A. डांगे के द्वारा। और इसमें जो लेबर स्वराज पार्टी है, लेबर स्वराज पार्टी को मुजफ्फर अहमद द्वारा गठित किया गया था। और लेबर किसान पार्टी को सिंगार वेल्लू चेट्टियार द्वारा जो है ये गठित की गई थी। कीर्ति किसान पार्टी, अब एक ही विकल्प बचता है, वो है सोहन सिंह जोश। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये देखना है असत्य कौन सा कथन है। तो विकल्प ए है, इसने एक संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की। दूसरा विकल्प है, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार से चुने जाने थे। तीसरा है, इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 संघों में विभाजित कर दिया जाए। और चौथा विकल्प है, इसके अनुसार एक अंतरिम सरकार की स्थापना की बात की गई थी। अब बताइए इसमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 3 कथन तो सत्य है मगर एक असत्य है। आइए देखते हैं हम लोग। इसने एक संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की थी, बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार से चुने जाने थे, इसको अभी रोक लेते हैं। इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 संघों में विभाजित कर दिया जाए, इसकी अनुशंसा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसके अनुसार एक अंतरिम सरकार की स्थापना की भी बात की गई थी, ये भी सही है। इसमें ये वाला जो है विकल्प ये गलत है। ठीक है, ये वयस्क मताधिकार नहीं बल्कि प्रांतीय परिषदों के माध्यम से चुनाव कराने की बात की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित ब्रिटिश कानूनों को उनके कालक्रम में सजाइए। यह है दास प्रथा का उन्मूलन, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, विधवा पुनर्विवाह और नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, इसमें ये कूट दिया है, आप इसको देखिए। सबसे पहले जो आता है इसमें, तो हम लोग ऊपर वाले को देखें तो 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट ये 1891 में आया था। इसके अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह ये ईश्वरचंद विद्यासागर
के प्रयासों के माध्यम से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। ये किस साल? तो वो वर्ष था 1856। ठीक है, 1856 में। और लास्ट बचता है नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में। 1872 में इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती थी। तो अब हम देखें, मिलान करें तो कौन सा क्रम सही होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। तो 1833 सबसे पहले तो यही आ जाता है, यानी पहले नंबर पे 1 रहेगा। फिर उसके बाद 56 3, ये विधवा पुनर्विवाह 56 में आता है। तो फिर 1 फिर 3। ठीक है, तो 1 3 इसमें कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है, 2 मिल गया। अब बचा 4 और 2। तो तीसरे विकल्प में ये आएगा नेटिव मैरिज एक्ट 72। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा एज ऑफ कॉन्सेंट। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, 1 3 4 और 2। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए संगठन और उनके संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये संगठन है और ये संस्थापकों का नाम है। सामाजिक सेवा संघ, सेवा समिति, दीनबंधु सार्वजनिक सभा, गोरक्षणी सभा। तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। तो सामाजिक सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? बिल्कुल नहीं। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, किस वर्ष की गई थी? तो ये 1921 में की गई थी। और कहाँ? तो बंबई में की गई थी। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी द्वारा सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1921 में बंबई में की गई थी। अब अगला है सेवा समिति। तो ये हृदयनाथ कुंजरू द्वारा इलाहाबाद में की गई थी 1914 में। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, तो ये ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना 1884 में। और गोरक्षणी सभा, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्रीय खिलाफत समिति के किस अधिवेशन में असहयोग के एक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था? केंद्रीय खिलाफत समिति, तो ये इलाहाबाद के अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो खिलाफत समिति क्या थी? तो ये जो है तुर्की में ब्रिटेन सरकार द्वारा थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाने के लिए भारत में विरोध चल रहा था कि सरकार थोड़ा नरम रवैया अपनाए तुर्की में। ठीक है, और खिलाफत समिति की यदि बात करें तो खिलाफत समिति में कौन कौन लोग शामिल थे? तो ये अली बंधु बहुत ही महत्वपूर्ण है, अली बंधु। फिर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। तीसरा नाम आता है अजमल खां, अजमल खां। और चौथा नाम आता है हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। ठीक है, ये चारों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये खिलाफत समिति के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। और ये असहयोग कार्यक्रम को कब स्वीकार किया, कहाँ स्वीकार किया गया? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्साड सत्याग्रह, वर्साड सत्याग्रह से संबंधित है। तो वर्साड कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, और ये क्या मुद्दा था? तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्साड सत्याग्रह को निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है? तो विकल्प है मुंडी मैन, हार्डी मैन, जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है हार्डीमैन। ठीक है, हार्डीमन ने वर्षाठ सत्याग्रह को गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। तो ये सत्याग्रह हुआ कब था? ठीक है, तो ये जो है 1923 में, वर्षाठ सत्याग्रह 1923 में हुआ था। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, 1923 में गुजरात में हुआ था। तो ये जो है मुद्दा क्या था? तो जो वयस्क थे, ठीक है, वयस्कों पर 2 रुपया 7 आना, 2 रुपया 7 आना का कर लगाया गया था, ठीक है। तो अब जो है ये 2 रुपये 7 आना का कर इन्होंने लगा दिया कि भैया सभी वयस्क 2 रुपया 7 आना ये कर प्रतिवर्ष देंगे। तो अब इसमें इसका विरोध जो है किया जाना शुरू हुआ। जब ये विरोध किया जाना शुरू हुआ तो फिर जो है 1924 में सरकार हार मान के इस कर को वापस ले लेती है। ठीक है, तो वर्षाठ सत्याग्रह यही मुद्दा था। आइए हम लोग देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए कब हुआ था, ठीक है। अच्छा पहले ये देख लेते हैं विकल्प। तो महात्मा गांधी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय। तो इसमें देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 1919 को हुआ था। अब जब ये हुआ था, अमृतसर में हुआ था, तो इसके लिए जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा भी एक लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, लॉर्ड हंटर। ठीक है, और लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में तो बनाई गई, इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी कहा कि हम भी इसके माध्यम से, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के में जितने लोगों की हत्या हुई है या फिर क्या मुद्दे थे, क्यों ऐसा हुआ, कौन दोषी है, इसके परिप्रेक्ष्य में एक समिति का गठन किया गया था। उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो अब इसमें और कौन कौन सदस्य थे? तो इसमें और थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और दूसरे थे महात्मा गांधी। ये महत्वपूर्ण नाम है दोनों, महात्मा गांधी। ठीक है, ये हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वायकोम सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। तो देखिए वायकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वायकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो के केलप्पन, टी के माधवन, केपी केशव मेनन और केपी कृष्णन। ठीक है, तो ये इसमें केपी कृष्णन शामिल नहीं थे। अब ये वायकोम सत्याग्रह हुआ क्यों था? ये यहाँ पे दिया ही है कि मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, उस ब्रिटिश दूतमंडल का नाम बताइए जो व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। इसका सही जवाब होगा जॉन सुरमन। 1717 की ये बात है। ठीक है, 1717 में ब्रिटिश दूतमंडल एक आया था जो फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। तो इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कुल 3 रियायतें फर्रुखसियर ने ब्रिटेन के व्यापारिक कंपनी को दी थी। ठीक है, आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी? ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डेन कंपनी। तो इसमें डच कंपनी की जो व्यापारिक व्यवस्था थी यह सहकारिता पर आधारित थी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया था? तो इसका सही जवाब जो है आप बताइए। पहला विकल्प है अल्बुकर्क,
अल्बुकर्क, गार्सिया डी नोरोन्ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और चौथा है नीनो डी कुन्हा। इसका सही जवाब होगा नीनो डी कुन्हा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि की थी? तो इसका सही जवाब है गोडेहू। ये जो संधि है, इस संधि की घटना 1755 में हुई थी। ठीक है, 1755 में ये संधि की गई थी, गोडेहू द्वारा की गई थी। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? विकल्प है ए शाह आलम द्वितीय, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा क्लाइव, चौथा नजमुद्दौला। तो अब आइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो मीर कासिम। मीर कासिम इस समझौते में शामिल नहीं था। ठीक है, बाकी जो है शाह आलम द्वितीय, क्लाइव और नजमुद्दौला, ये तीनों ही पक्ष इसमें शामिल थे। देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर युद्ध के पश्चात हुई थी। बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध, बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। तो इसके बाद जो है 1765 में जो है वो ये जो संधि हुई, फिर इसमें देखिए कौन कौन जो है शामिल था? तो ये तो तीनों थे, और इसका जो एक परिणाम था वो ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं है? ठीक है, द्वितीय आंग्ल युद्ध। तो देखिए जो आंग्ल सिख युद्ध है, इसमें 3 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। पहला कौन सा हुआ था? तो एक रामनगर वाला हुआ था, और गुजरावाला, चिलियावाला, ये 3 हुआ था। सराबाओ का युद्ध इससे संबंधित नहीं है। तो जो रामनगर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1848 में। ठीक है, रामनगर का युद्ध 1848 में हुआ था। बाकी जो ये चिलिया वाला है और गुजरा वाला, इन ये दोनों युद्ध 1849 में हुए थे। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक, 17वां क्वेश्चन है, मोहम्मद खां बंगस ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब दीजिएगा। बरेली क्षेत्र में, बदायूं क्षेत्र में, फर्रुखाबाद क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में। तो सही जवाब है फर्रुखाबाद क्षेत्र में। ठीक है, फर्रुखाबाद जो नाम है, ये किसके नाम पे पड़ा है? तो फर्रुखसियर के नाम पे पड़ा है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के नाम पे फर्रुखाबाद नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार राष्ट्रवादी नेताओं से संबंधित जेल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? हजारीबाग में, महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में, मौलाना आज़ाद को बांकुड़ा जेल में। इसमें अगर आपको पता होगा तो आप समझ गए होंगे कि राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में नहीं, बल्कि इन्हें रखा गया था कहाँ? बांकीपुर जेल, पटना। ठीक है, बांकीपुर पटना में रखा गया था। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी तो आगा खां पैलेस में थे, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में, मौलाना आजाद को बांकुड़ा जेल में। हजारीबाग में किसको रखा गया था तब? जेपी थे क्या? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने नजरबंद कर किस स्थान पर रखा गया था? इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, बंबई। विचार करके आप बताइए। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने नजरबंद करके कलकत्ता में रखा था। देखिए जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट आती है 1854 में। ठीक है,
जेम्स आउटरम की रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाई साहब नवाब वाजिद अली शाह को कहा जाता है कि नवाब जी, आपको प्रशासन चलाना नहीं आता, ठीक है, आपके राज्य में कुशासन हो गया है, तो हमको आता है, तो ऐसा कीजिए कि आप यहाँ से हट जाइए, नवाब आप नहीं रहेंगे, अब हम खुद ही शासन कर लेंगे। तो इनको जो है 1856 में गद्दी से भगा दिया जाता है, और गद्दी से मतलब लखनऊ से भगा के ले जाते हैं सब कलकत्ता में, इनको नज़रबंद करके अंग्रेज रख देते हैं, ठीक है। तो वाजिद अली शाह जो थे ये लखनऊ के या फिर अवध के अंतिम नवाब थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अवध के नवाब आसफुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है, नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसने वारेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि की, बिल्कुल सही है। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा निर्मित इमामबाड़ा में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। और ये देखिए कि ये जो इमामबाड़ा था 1784 में बना था, 1784 में बना था। ये जो इमामबाड़ा है इसी के ऊपर जो है भूल भुलैया बनाई गई है, ठीक है। लखनऊ में भूल भुलैया का नाम आप लोग सुने ही होंगे, जानते ही होंगे। तो ये वही वाला भूल भुलैया है। तो इस इमामबाड़े का जो निर्माण किया गया था वो मुहर्रम मनाने के लिए इन्होंने किया था 1784 ईस्वी में। और ये जो है देखिए 1801 में वेलेजली से सहायक संधि स्वीकार की थी। तो देखिए ये तो सही है, लेकिन वेलेजली से सहायक संधि स्वीकार की गई थी, लेकिन इनके द्वारा आसिफउद्दौला के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि जिन्होंने सहायक संधि की थी वो थे सआदत अली खां, ठीक है, सआदत अली खां। इन्होंने ये वेलेजली के साथ संधि की थी। एक और सआदत अली हैं, सआदत खां हैं, जिन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अवध राज्य की स्थापना उन्होंने मुगलों से स्वतंत्र करके की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने हिंदू पातशाही के आदर्श को खत्म या समाप्त कर दिया था, ठीक है। मराठा पेशवा ने हिंदू पातशाही के आदर्श को समाप्त या खत्म कर दिया था। तो विकल्प है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव माधवराव प्रथम। अब आप बताइए कि इतने सब बाजीराव हैं, बालाजी विश्वनाथ है, बाजीराव है, इसमें से कौन था वो बाजीराव मस्तानी वाला, बाजीराव मस्तानी वाली जो मूवी बनी है किस पे बनी है, तो वो बनी है किस पे, बालाजी विश्वनाथ नहीं, बल्कि बाजीराव प्रथम पे बनी है, ठीक है। ये जो बालाजी विश्वनाथ था ये चित्पावन ब्राह्मण था, कन्नड़ तट का। तो ये बहुत ही चतुर था जो है, और कूटनीति में काफी निपुण था। इसी का पुत्र था बाजीराव प्रथम, जिसपे बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है। और इसी का बेटा था बालाजी बाजीराव, ये, ठीक है। ये भी बहुत चतुर था और युद्ध में काफी निपुण था। तो इसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यही है बालाजी बाजीराव, इसी ने जो है पातशाही के आदर्श को समाप्त किया था। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, धरासना तट पर सत्याग्रहियों पर की गई पुलिस ज्यादतियों का आंखों देखा विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने किया था, रसेल बेकर, रोजर एबर्ट, रोजर साइमन, वेब मिलर इसका सही जवाब है, ठीक है। जो धरासना सत्याग्रह हुआ था तो ये कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था भाई साहब, 1930 में शुरू हुआ था, 1930-31 में, ठीक है। अब ये जो धरासना तट पे किसने किसने किया था, तो कौन कौन थे वहां पे, देखिए जब ये देखा था वेब मिलर वहां पे सब आंखों देखा हाल जो विवरण किया है, तो उसमें सरोजनी नायडू थी, ठीक है, सरोजनी नायडू, और इमाम साहब हैं, इमाम साहब, और गांधी जी के एक पुत्र हैं मणिलाल गांधी, ठीक है। तो ये भी इसमें शामिल थे।
इनका भी नाम आता है मणिलाल गांधी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में कानूनी सुधार से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पारित किया गया था। इसने जो है सुधार करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की थी 1872 में। 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था। तो पहले क्या होता था कि जैसे जाति के आधार पे सारे नियम कानून लागू होते थे। जो अस्पृश्य है, अछूत है, उसके लिए कुछ और रहेगा, जो कायस्थ है उसके लिए कुछ और रहेगा, और ब्राह्मणों के लिए कुछ और रहेगा, क्षत्रिय के लिए कुछ और रहेगा। तो इस तरह से कोई मानक नहीं था कानून का। तो इसने जो है कहा कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को के लिए एक समान जो है नियम कानून चलेगा। तो वही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आता है। ठीक है, इसके माध्यम से सुधार करने की अच्छी कोशिश की गई थी लॉर्ड मेयो द्वारा। लॉर्ड मेयो को मार भी दिया जाता है भारत में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में एक और भी सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, रास बिहारी बोस। ठीक है, क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ये जो वो वाली घटना थी 26 जनवरी 1930 में को क्या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए ही इसका जो है निर्माण किया गया था। तो और जवाहरलाल नेहरू के साथ और कौन महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ये लिखने में दिक्कत हो रही है। तो ये हो गया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार चैनल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।